बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर उसकी रिवीजन करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के रेट और उनके ऊपर जो फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहे। जी चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स, हम मुख्तलिफ़ रिएक्शंस पढ़ते हैं और उन रिएक्शंस में हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं। कुछ रिएक्शंस को किसी तरह से फास्ट किया जा सकता है, मतलब उनके ऊपर फैक्टर्स होते हैं कि किस तरह से वो फैक्टर्स अप्लाई करें तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इस काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वो भी इसी में आता है कि एक रिएक्शन जो है वो रिएक्ट कैसे करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। अब जो रिएक्शन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, चूँकि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है इस फार्मूला से। ऐसे हम क्या कहेंगे कि चेंज इन द कंसंट्रेशन इन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने कंसंट्रेशन लिखा, ना मैंने इसमें रिएक्टेंट का जिक्र किया ना इसमें मैंने प्रोडक्ट का जिक्र किया। इस चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों तरह से हो सकता है। ये आपका रिएक्टेंट साइड वाली से भी हो सकता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ ये उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन होगी और उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई कितने टाइम में, उसके लिहाज से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं। आमतौर पे शुरू में ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो किस्म का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो रेट होगा जो किसी भी लम्हे, एक रिएक्शन आप करवा रहे होते हैं तो उस वक्त किसी भी स्टेज पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। और एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जी, दो इंटरवल के दरमियान, मसलन ओवरऑल जो है कितना टाइम लगा और ओवरऑल कितनी चेंज आई, वो आप इस फार्मूला में पुट करते हैं तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर आप कोई भी ग्राफ स्टडी करते हैं तो वो आपको इस तरह से मिलता है। मसलन अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से देखें तो ऐसे करके वो आएगा। इसका मतलब शुरू में हम इस तरफ टाइम लेते हैं, इस तरफ हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो शुरू में
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के लिहाज से बता दिए मैंने कि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है इनकी अमाउंट कम होती जाती है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, मतलब शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। तो शुरू में स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है, ओवरऑल रिएक्शन का एवरेज रेट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये इंस्टेंटेनियस रेट कम होता जाता है, एवरेज रेट जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये इनका एक रिलेशन भी है आपस में कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में इनको कैसे हम रिलेट करते हैं। स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है और एवरेज रेट कम होता है, और एंड पे जाके इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाता है बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इतने सारा टाइम के बाद थोड़ा सा वो नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त इंस्टेंटेनियस रेट कम हो गया है और एवरेज रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को एक लॉ से डिस्कस किया जाता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में बताता है, और इसमें बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज़ का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट के, कि आपके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इफ़ रिएक्टेंट्स आर मोर देन वन टाइप, तो हम उसमें देखते हैं कि उन दोनों जो रिएक्टेंट होंगे या दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो सब की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट वो कम हो रही है वैल्यू रिएक्टेंट की, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जा रहा है। अब अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी ये दो रिएक्टेंट हैं, ये सी बनाते हैं, इसके ए मोल है इसके बी मोल है, रिएक्ट करके ये बना रहे हैं। अब इसकी रेट इक्वेशन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये इस तरह से कह लें, हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब एक और चीज़, इसका प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, या के अकेला कह ले, के कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। अब इस केस में ये जो के है इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी, इसका नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो होते हैं ये आप ये समझ लें कि इसकी वैल्यू आपने निकालनी हो तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन वन यूनिटी, एक मोल इसका ले ले, एक मोल इसका ले ले, एक मोल पर dm³ ले ले, तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, मतलब वो वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। इससे इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर इक्वल टू यूनिटी या आर टेकन एज यूनिटी। जब वो हम एक ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ओवरऑल ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 होगी तो ये के ही रह जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो ये एक तो ये बताया हुआ है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के लिहाज से भी हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट के लिहाज से भी देख सकते हैं। ये डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी है। इसकी बजाय हम जो भी उनकी कंसंट्रेशन में चेंज होती है, डिफरेंस आता है, रिएक्टेंट के लिहाज से देखें तो उसमें जो है वो माइनस कंजम्पशन हो रही होती है, प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो उसमें वो बन रहा होता है। तो इस तरह से हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन का जब आपको पता चल जाएगा, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपने सिंपली ये देखना है कि ये ऐसे समझ लें, ये आपको ये बताता है कि कितने उस रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल या कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो चेंज हो रही है। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सम होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। और एक्सपोनेंट कौन से, जैसे ये है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो रिएक्टेंट के जो एक्सपोनेंट लिखे होंगे रेट इक्वेशन के अंदर, ये जो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम रेट इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करके लिखा होता है। अब इस केस में जितने उस कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट है उन सब को सम किया जाए तो वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मसलन इस रिएक्शन में अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो A प्लस बी होगा। A एक्सपोनेंट A का है, इसका है, और B इसका है, तो दोनों एक्सपोनेंट को सम करें तो A प्लस बी आता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मोस्टली केसेस में ऐसे होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके इक्वल, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके इक्वल नहीं आता है, जैसे वो रेट इक्वेशन में लिखा हुआ होता है। अगर आप देखें एक एक्सप्रेशन है N2O5, ये एक रिएक्शन है, ये N2O4 प्लस O2 में चेंज होता है। तो इसका अगर देखा जाए तो रेट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, रेट इक्वेशन इसकी बनती है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N2O5, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब इसके मुताबिक इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं है बल्कि 1 है। इसी तरह से कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक चीज़ एक्सेस में होती है, दूसरी जो है वो कम अमाउंट में होती है। तो जो एक्सेस अमाउंट में होगी उसको भी हम कंसीडर नहीं करते, उसमें भी जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो एक्सेस अमाउंट वाली जो चीज़ है वो शामिल नहीं करते, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी वो उसके इक्वल नहीं आता जो हम ओवरऑल एक्सपोनेंट का सम करते हैं। या वो रिएक्शन जिनके अंदर मल्टी स्टेप होते हैं, मोर देन 1 स्टेप, मल्टी स्टेप रिएक्शंस, उन मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लो स्टेप होगा। मतलब एक रिएक्शन है वो 3 स्टेप से गुजरकर प्रोडक्ट पे पहुंचते हैं रिएक्टेंट, तो उस केस में उन तीनों स्टेप में से जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। और जो रेट इक्वेशन ली जाती है वो उसी स्टेप के लिहाज से लिखी जाती है। लेकिन आमतौर पे जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो हम उसके अंदर उसके मैकेनिज्म या उन स्टेप्स को नहीं लिखते, हम एक ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखी होती है बाज़ दफ़ा वो उसके इक्वल नहीं आती। मसलन अगर आप देखें फेरिक क्लोराइड है, उसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, फेरिक क्लोराइड है पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये इस तरह से बनता है कि फेरिक आयोडाइड बन जाता है प्लस पोटाशियम क्लोराइड बनता है प्लस आयोडीन बनती है। ये इस तरह से इसका रिएक्शन जो है वो होता है।
अब अगर आप ओवरऑल देखें तो इस रिएक्शन में अगर एक्सपोनेंट को देखा जाए तो इसके 6 और इसके 2 बनेंगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका देखें ना तो इसके 6 बन रहे हैं और इसके 2 बन रहे हैं, जबकि 6 और 2 को प्लस करेंगे जो इस तरह एक्सपोनेंट में आएंगे तो वो 8 हो जाएगा, और 8 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं होता। इसलिए ये जो स्टेप है ये एक्चुअली पहले जो है वो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, उन 2 में से एक स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उस पर डिपेंड करता है। पहले ये फेरस आयोडाइड बनता है, पोटाशियम क्लोराइड बनता है, और क्लोराइड बनता है वो फिर मज़ीद जो है वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाते हैं। और ये तो उन दोनों में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एक फेरिक क्लोराइड और 2 पोटाशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो 2 उसके 1 उसका एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बन जाता है। ये समरी सी थी, जनरली इसकी वो डिटेल नहीं आती, अब हमने थोड़ा सा इसकी जस्ट प्रैक्टिस करनी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें आती है वो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ पीरियड। ये आमतौर पे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी, लेकिन आम रिएक्शंस के लिए भी अब करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्ट में जो उसकी कंसंट्रेशन ले ली उसका हाफ प्रोडक्ट में चेंज हो गया, हाफ जो था वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो उस हाफ के लिए कितना टाइम लगा वो उसके हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अब इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि वो आम तौर पे वो कहता है कि ये फलां रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ पीरियड इतना है, तो बताएं इतने टाइम के बाद वो उसमें कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी। तो आपने ये देखना है कि हाफ लाइफ पीरियड गुजरने के बाद, अब सपोज करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक चीज़ आप 20 ग्राम ले लेते हैं और हाफ लाइफ पीरियड है सपोज उसका 5 सेकंड। अब 20 ग्राम 5 सेकंड के बाद 10 ग्राम रह जाएगी। अब अगर आप इन फर्स्ट 5 सेकंड को देखें ना तो इसमें चेंज कितनी है, 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम जो था वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगले 5 सेकंड में वो बाकी का 10 ग्राम भी सारा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ग्राम है, ठीक है। अब ये 10 ग्राम अगले 5 सेकंड में इसका हाफ आगे जाएगी और वो क्या होगी 5 ग्राम। तो टोटल 10 सेकंड में ये 15 ग्राम प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या होगा कि अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 5 है, अपना स्टार्ट जो है वो 5 से करना है। अब रहेगी कितनी 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, बाकी जो 2.5 ग्राम है वो पीछे रह जाएगी। मतलब एक हाफ लाइफ ड्यूरेशन गुजरने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी रिएक्टेंट की वो एज ए इनिशियल कंसंट्रेशन कंसीडर होनी है, और नेक्स्ट हाफ लाइफ में उसका हाफ जो होगा वो प्रोडक्ट में जाएगा। इसी तरह वो हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो अब पीछे रह जाएगी दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो अब इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगी तीसरे ड्यूरेशन के लिए, तीसरी हाफ लाइफ के लिए। तो ये एक हाफ लाइफ पीरियड है जो कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसको हम टी हाफ ऐसे भी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये बीएससी के अंदर इसकी पूरी डेरिवेशन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/A0, और इसकी ये वैल्यू भी निकाली गई है कि ये 0.693/K इसके इक्वल, ये K एक कांस्टेंट है उसके इक्वल आता है। अब इसी तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए
ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ये आएगी, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो इसको आपने उसी तरह से याद करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A1 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 1/KA। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो 1/KA होगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ जो है वो क्या होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू A2, और इस तरह से ये हो जाएगा 1.5/KA। अब ये कैसे आई है ये वाली वैल्यूज़, ये एक प्रॉपर डेरिवेशन है, 2-2 पेजेस की, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 पेजेस की ये डेरिवेशन है। उससे ये निकला है कि ये वाले कांस्टेंट जो है इसकी हाफ लाइफ इसके इक्वल, इसकी हाफ लाइफ इसके इक्वल, और इससे एक ओवरऑल जो है वो निकाला गया है एक एक्सप्रेशन जिसमें उसके हाफ लाइफ को इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेट किया गया है कि ये हाफ लाइफ जो होती है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के टी हाफ लाइफ जो है वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस डायरेक्ट इन्वर्सली रिलेट करती है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के n-1, मतलब उसकी जो पावर होगी इनिशियल, ए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है इन सब में, कि शुरू में आपने जो अमाउंट लेनी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, उसमें से 1 माइनस करें तो ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं इससे। ये एक एक्सप्रेशन है जिसको मुख्तलिफ फॉर्म में MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सबसे स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब 2 चीज़ें हैं कि हम रेट डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन हमने रेट ऑफ रिएक्शन का करना है, इसके लिए 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि आप इसको प्रोडक्ट वाली साइड से भी कर सकते हैं और रिएक्टेंट वाली साइड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपने सिर्फ ये फाइंड करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रिएक्शन इज इक्वल टू del C/del T, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में कितनी चेंज आई वो आपने फाइंड करना है। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ आप जो है वो यूज़ करते हैं, केमिकली आप इसको निकाल सकते हैं और फिज़िकली भी इसको निकाला जा सकता है। मेन आपके पास एक डाटा होता है और उस डाटा की मदद से आप ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ में आप स्लोप की मदद से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन, या आप इसको ऐसे कह लें, आप दूसरे एंगल से ले लें, आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें, आप उसको डीकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को, और ये चेंज होता है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। आप क्या करते हैं, आप कोई अमाउंट ले लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, उसको आप डीकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो वो इसमें चेंज होना शुरू हो जाता है। अब आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट्स के बाद आप उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेक करते जाते हैं। मसलन सपोज आप इंटरवल 20 सेकंड का रख लेते हैं कि हर 20 सेकंड के बाद आप देखते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड अब कितना रह गया। उसके बाद आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ में आप क्या करते हैं, एक तरफ टाइम ले लेते हैं और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं जी, पहले शुरू में आपने कितना लिया, टाइम 0, उसकी अमाउंट आ जाएगी जितनी भी आपने ले ली। उसके बाद आपने 20 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद आपने कितना लिया, वो अमाउंट, उस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है वो मालूम किया, वो आपने यहाँ नोट कर लिया। आफ्टर 60 सेकंड आपने फिर जो है वो इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मालूम की, वो आपने यहाँ नोट कर ली। ये कंसंट्रेशन आप किसी भी मुख्तलिफ तरीके से जो है वो केमिकल मेथड है जिसकी मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कंसंट्रेशन फाइंड करते जा रहे हैं तो आपके पास एक डाटा आ गया। इस डाटा की मदद से आपने क्या करना है जी, इसको आप क्या करेंगे, इस तरफ आप टाइम लेते हैं
और इस तरफ आप कंसंट्रेशन लेते हैं। ये जो ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो ये इस तरह का एक ग्राफ हासिल है, बिकॉज शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। आपके पास ये जो ग्राफ है इसमें किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप ड्रा करते, स्लोप आप इस तरह से ड्रा करें कि ये जो कॉर्नर इसको टच कर रहे हैं वो आ जाएंगे, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। इसके अंदर अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास डेल्टा टी होगा, और यहाँ से यहाँ तक आकर आप देखें तो इस टाइम के लिहाज से जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो डेल्टा सी यहाँ से होगी। ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो है कि आप ज़ाहिरी तौर पे ये कर रहे होते हैं, आप इसको केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन हो C2H5 बल्कि CH3COO C2H5 एस्टर है, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और उससे बनता है जी CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपके पास एसिडिक, ये एस्टर है, वाटर है, और ये एसिड बन रहा है, ये अल्कोहल बन रहा है। अब ये जो एसिड है इसको आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन कितनी है टाइट्रेशन से। एसिड बेस टाइट्रेशन आपने सुनी हुई, आपको आइडिया होगा कि आप क्या करें, जितना एसिड उसके अंदर मौजूद है वो आपने चेक करने के लिए टाइट्रेशन यूज़ करते। टाइट्रेशन वाली टेक्निक है, एसिड बेस टाइट्रेशन यूज़ करेंगे कि जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता कि वो कितनी अमाउंट में उसके अंदर डिज़ोल्व है वो निकाला जा सकता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। अब इसकी मदद से आप इसी तरह से आप कुछ ये लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं, ये बनना शुरू हो जाता है। आप इसका भी एक ग्राफ ड्रा करते हैं इसी तरह से। उस ग्राफ में इधर टाइम और इधर एसिड की कंसंट्रेशन कि इससे कितना एसिड निकलेगा टाइट्रेशन से हमें पता चल जाएगा, वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। इधर उसी तरह टाइम लेते जाएं, इधर कंसंट्रेशन लिखते जाएं। अब इसका जो ग्राफ आएगा वो किस किस्म का ग्राफ आएगा, इधर टाइम आपने लिया हुआ है, इधर कंसंट्रेशन ली हुई है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि शुरू में प्रोडक्ट ज़ीरो होगा क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये इस तरह से ये बनता जाएगा। ये इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। अब इस पे भी आप उसी तरह से स्लोप गिराएं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो इस तरफ आपको डेल्टा टी बताएगी और इधर डेल्टा सी बताएगी। इसको भी आप उसमें पुट करके चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी निकल आएगा। ठीक है जी, ये तो था कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है तो आपने कैसे करना है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिसमें हम फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं। फिजिकल मेथड एक्चुअली वो कुछ रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करते हुए हमने यूज़ करने हैं कि उसमें से कौन सा जो है वो हमें हेल्प करेगा, जिसकी मदद से हम वो फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले इसने स्पेक्ट्रोमेट्री का बताया हुआ है। स्पेक्ट्रोमेट्री, अब स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, स्पेक्ट्रम है। आजकल बड़ी एडवांस टेक्निक है, हम सब लोग बेहतर जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बिहेवियर विद मैटर वो जानते हैं, और हमें पता है कि मैटर जो होता है वो ख़ास किस्म की रेडिएशन को अब्जॉर्ब या ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो उसकी वो जो कितनी अब्जॉर्ब करेगा, कितनी रिफ्लेक्ट करेगा, वो उस सैंपल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो एक्चुअली इस तरीके से कोई भी रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है,
इनमें से कोई एक को, चाहे रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, जो स्पेक्ट्रम शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यूवी में या आईआर में आ रही हैं, तो हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली उसकी कंसंट्रेशन से रिलेट करेगा। जब हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। उससे हम इस तरह ग्राफ ड्रा करके भी चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम कर सकते हैं, या हमें उसका डायरेक्ट भी आइडिया हो जाता है कि कितने टाइम में वो कितनी चेंज आ रही है। एक तो इसमें ये देखेंगे। दूसरा इसमें जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उसकी, और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम हर टाइम इंटरवल के बाद उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते जाते हैं, जो कि उसकी इनडायरेक्टली जो है वो उसकी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बता रहा होता है, और चेंज इन कंसंट्रेशन का हमें पता चल रहा होता है, इट्स मीन हमें उसके रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल रहा है। एक और इसमें मेथड है जी डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक मेथड क्या होता है जी? डायलेट करना, वॉल्यूम में चेंज आना। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए वॉल्यूम में चेंज आती है, वॉल्यूम कम होता है या वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हम चेंज इन वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज इन वॉल्यूम है वो मेजर करते हैं, और एक्चुअली वो हमें चेंज इन वॉल्यूम ये बता रहा होता है कि रिएक्शन कितना चेंज हो गया, रिएक्शन कितना चल गया है, कितना वो प्रोसीड हो गया है, या कंसंट्रेशन में चेंज कितनी आई है, क्योंकि वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई ऐसा हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता हो, तो हम ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम हर टाइम इंटरवल के बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते जाते हैं, जो कि उसकी कंसंट्रेशन बेस होता है। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। और एक लास्ट वन है इसका ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ये उनमें होता है आमतौर पे जो ऑप्टिकल रोटेशन कर सकते हो। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। कितना रोटेट कर सकते हैं वो उसकी वो कंसंट्रेशन उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो हम इस केस में भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक ऐसा जो है उसको सिलेक्ट करते हैं जो कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता हो, जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन होती हो, तो उसको हम लेके उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वो चेक करते जाते हैं पोलैरिमीटर से। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हुई है। इसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आपको सिंपली ये आइडिया होगा कि एक रिएक्शन जो होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट चाहे वो एक्सोथर्मी की क्यों ना हो, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए आमतौर पे क्या होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है तो रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, और अगर वो कोलिजन प्रॉपर एनर्जी से, प्रॉपर डायरेक्शन से हो तो फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, और अगर नहीं है उसकी प्रॉपर एनर्जी तो वो क्या होगा, वो सिंपली कोलाइड करेगा, बाउंस होकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसमें वो आगे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। तो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सपोज ए बी है, ए है और बी है, ये दो रिएक्टेंट है, इनको पहले एक एक्टिवेटेड स्टेट में लेके जाया जाता है। ए बी बी मतलब ये ऐसी स्टेज में चले जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट, कि उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो उनकी एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज हो जाना है, ए बी के साथ इस तरह से ये जुड़ जाएगा।
ठीक है, तो ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है बुक के अंदर कि अगर आप देखें आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और इस तरफ आपने एनर्जी ली हुई है, टाइम लिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एनर्जी गैप होगा ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट तक जाने के लिए, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, चाहे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, जहाँ पे वो था उससे हाई एनर्जी स्टेट पे इतनी एनर्जी बढ़ गई कि अब उसने आगे प्रोडक्ट में ही चेंज होना है, वो एनर्जी गैप जो है ये वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के दो तरीके बताए हुए हैं। वैसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, लेकिन जो हमारे एफएससी के कोर्स में है वो दो तरीके हैं। एक है हाफ लाइफ मेथड और एक है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हाफ लाइफ मेथड तो सिंपल वही है कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि टी हाफ लाइफ उसकी जो एन है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, a की पावर n-1। अब अगर दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में आप लें तो एक T1 हो जाएगा और एक T2 हो जाएगा। इसको आप दोनों को देखें और उनकी आपस में रेशो लें, मतलब इसको T1 के लिए लिखें और इसको T2 के लिए लिखें, तो दोनों के लिए ये इक्वेशन लिखने के बाद जब हमने उनका रेशो ली तो T1/T2 बिकम्स इक्वल टू A2/A1। ये इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा ना, T2 का A2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड A1 इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और इनके ऊपर ये n-1 ओवरऑल पावर है इसकी भी और इसकी भी, इसलिए हमने ओवरऑल ऊपर लिखा। सिंपल क्या है कि इसका आपने लॉग लेना है, लॉग लेंगे तो क्या होगा T1/T2 आ जाएगा इज इक्वल टू n-1 log A2/A1। ये लॉग का रूल अप्लाई हुए हैं, जस्ट आपने रीअरेंज करना है इन चीज़ों को, और ये वैल्यू अगर आपको पता हो T1 T2 की, A1 E2 की, A1 और A2 की, तो आप n फाइंड कर सकते हैं। n जो है इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जस्ट आप उसको सिंपली रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1/T2, नीचे आ जाएगा लॉग A2/A1। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से ये वैल्यू आप मालूम कर लें तो आपके पास n की वैल्यू आ जाती है, और n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दूसरा ये है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस एक प्रैक्टिकल वैल्यू है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास दो रिएक्टेंट है, सपोज A और B, उनको आपने C में चेंज किया। आप क्या करते हैं, पहले आप एक को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं और उसके साथ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि B हमने एक्सेस ले लिया, तो जो चीज़ एक्सेस होती है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। ये एक्सेस लेने पर हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A के साथ सपोज डायरेक्टली रिलेट करता है, A की कंसंट्रेशन के साथ। अब हमने क्या किया, A को एक्सेस में ले लिया, B के साथ देखा तो B के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डायरेक्टली रिलेट करता है B के स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये मतलब हमें उसकी वैल्यू से पता चल जाता है जब हम ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये बुक में दिया हुआ भी है हाइड्रोजन और आयोडीन के लिहाज से उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके, कि इससे हमें पता चलेगा अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज है वो इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से 2 गुना बढ़ रही है, उसके स्क्वायर के मुताबिक 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो उनका रिलेशन आपस में ऐसे होगा। अब इस रिलेशन में अलग अलग इसके लिए देखा तो ये है, अलग अलग इसके लिए देखा तो ये है। अब दोनों को इकट्ठा करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन का स्केल, तो ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं
कि एक तो हाफ लाइफ मेथड से और दूसरा इसके जो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है इससे। उसके बाद है फैक्टर्स, वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें चंद चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ तो खुद रिएक्टेंट की नेचर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वो खुद कितना रिएक्टिव है। जैसे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की बात करें, अल्कली मेटल का ज़्यादा होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कम होता है, तो अल्कली मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह से नॉन मेटेलिक बिहेवियर है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हर एलिमेंट की अपनी एक नेचर है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो फैक्टर्स हैं वो कंसंट्रेशन होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम पीछे रेट लॉ में भी पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन में, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता जाता है। कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। वजह क्या है कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कोलिजन ज़्यादा होती है, और वो अफेक्टिव कोलिजन वो होती है जो आगे प्रोडक्ट बना रही है। तो अफेक्टिव कोलिजन के ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में जैसे आपने पढ़ा होगा, ये एटम की डेफिनेशन क्या बताती है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब अगर बल्कि मटेरियल होगा तो जो उसके नंबर ऑफ एटम होंगे जो कांटेक्ट करेंगे, जो इंटरैक्ट करेंगे किसी दूसरे मैटर के साथ, वो कम होंगे, ठीक है, इसलिए वो आगे कम प्रोडक्ट में जाएंगे। तो जितना वो फाइनली पाउडर्ड होगा, जितना उसके सरफेस ज़्यादा होगी, मतलब एटम अलग अलग होंगे, जितना वो डिवाइड किया हुआ होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर सकेगा दूसरे के साथ, और वो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा नेक्स्ट जो है वो लाइट है। ये सिर्फ उनमें इफेक्ट करती है जो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होते हैं। फोटोसेंसिटिव रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस है तो इसमें लाइट अफेक्ट करती है, या हेलोजिनेशन है जो कि अल्केन की होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसमें लाइट इंटेंसिटी जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। जितनी लाइट वो ज़्यादा करेंगे उतने उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से भी अफेक्ट होता है। और एक और चीज़, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है आमतौर पे। उसकी वजह ये है कि सपोज एक टाइम है, एक टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल हैं जो कि इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं वो 100 हैं, उनकी एनर्जी इतनी है। 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, टोटल 500 कह लें कि टोटल 500 में से 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनकी एनर्जी इतनी है कि वो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वही 100 जो मॉलिक्यूल थे अब वो 100 नहीं होंगे, बल्कि वो 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी टू काज इफेक्टिव कोलिजन वो बढ़ जाती है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो ज़्यादा हो जाता है किन मॉलिक्यूल का जिन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड करके आगे प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो इसलिए टेम्परेचर के ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है जी, आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन में ये एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए इसकी एक एप्लीकेशन के तौर पर आप कह सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, बीएससी में आगे जाके इसकी डेरिवेशन भी दी गई है कि इसमें के एक कांस्टेंट है, वो इक्वल होता है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। ये एक इसका जो एक्सप्रेशन है, बाकी इसकी डेरिवेशन करके एक ओवरऑल जो है इसका आंसर निकलता है कि जब हम इसकी मुख्तलिफ फॉर्म लेकर डिराइव करते हैं तो ये आता है लॉग के इज इक्वल टू माइनस
EA/2.303 RT प्लस log A। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको डिराइव करके मुख्तलिफ फॉर्म में ये वैल्यू आती है। इसमें जब हम टेम्परेचर और log K के दरमियान जो एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये एक तरह की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जिसमें ये चीज़ जो है वो स्लोप के इक्वल है। स्लोप इज इक्वल टू -EA/2.303 R। इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि जो कि इक्वल होगी किसके, EA विल बी इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 R। तो इस तरह से अगर आप स्लोप की वैल्यू आप फाइंड कर लें तो R की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप उसकी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ये इसके बाद अगर आप देखें कैटालिसिस से निकला एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है बाय यूजिंग अ सब्सटेंस, बाय यूजिंग अ केमिकल, और वो सब्सटेंस या वो केमिकल वो कहलाता है कैटालिस्ट, और वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है कैटालिसिस। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो कैटालिसिस क्या है, कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिसिस की टाइप्स है, होमोजेनस है, होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। इनके साथ साथ जो हैं वो आगे कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे ऑटो कैटालिसिस, जैसे नेगेटिव कैटालिसिस, पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट, एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट। ये टर्म है जो इसमें किसी न किसी तरह से वो पूछी जा सकती है मुख्तलिफ फॉर्म में। इनकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है। वो आप देखेंगे। एक और इसमें साथ आ जाएगी एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम जो है वो बायोटिक जो है वो बायोलॉजी के से रिलेटेड कैटालिसिस। अब ये सारी चीज़ें इनका कुछ जो है वो टर्म्स हैं। एक ये है कि कैटालिस्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। कैटालिसिस आपको मैंने बता दिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल यूज़ किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने के लिए, और वो सब्सटेंस कहलाती है कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिसिस दो किस्म का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस ये होता है कि जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। मतलब अगर आपका रिएक्टेंट गैसियस है तो आपका कैटालिस्ट भी गैसियस फॉर्म में हो, रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड हो, रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटालिस्ट भी सॉलिड हो, तो वो होमोजेनस कैटालिसिस कहलाता है। और अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो तो वो हेट्रोजेनस कैटालिसिस कहलाता है। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में ज़्यादा होता है बाद में कम होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनका रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में कम होता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है वैसे वैसे उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसकी वजह क्या है कि एक्चुअली उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो एज ए कैटालिस्ट यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए इसको हम ऑटो कैटालिसिस इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि वो खुद ही उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो कैटालिस्ट के तौर पर बिहेव करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। नेगेटिव कैटालिसिस या इनहिबिटर्स भी होते हैं कि जो क्या करते हैं उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करते हैं, ये नेगेटिव कैटालिसिस हो जाएगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। अब बाद दफ़ा कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट का
कैटालिस्ट जो है उसने जिस तरह से काम करना होता है, उसके अंदर कोई ऐसी फॉरेन सब्सटेंस आके उसके साथ जुड़ जाती है या उसके साथ शामिल हो जाती है जिसकी वजह से वो कैटालिस्ट अपना काम नहीं कर पाता, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो चीज़ उसके काम करने के लिहाज से एक वो पॉइजन के तौर पर कंसीडर होती है। इस प्रोसेस को ओवरऑल पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट भी बोलते हैं। जैसे ये हैबर प्रोसेस में भी दिया हुआ है और ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में भी दिया हुआ है। आम तौर पे ये सल्फ़र और आर्सेनिक के कंपाउंड होते हैं, वो आके जुड़ जाते हैं मेटल के साथ, जिससे उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट के बाद दफ़ा कैटालिस्ट के साथ कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाती है जो उसके कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसको प्रोमोटर भी कहा जाता है, इसको एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट भी कहा जाता है। एंजाइम कैटालिसिस है। एंजाइम जो बॉडी के अंदर जितनी भी एंजाइम्स हैं जो काम कर रहे होते हैं वो एज ए कैटालिस्ट ही बिहेव कर रहे होते हैं, जो कि वो अपना एक काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पेज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, कि उसमें कैटालिस्ट जो है वो बहुत कम अमाउंट में भी हो तो वो इफेक्टिव होता है, अपना काम कर जाता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ले। इसके अलावा कैटालिस्ट जो होता है वो फाइनली पाउडर फॉर्म में लिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा कैटालिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, कि एक रिएक्टेंट के ऊपर जो रिएक्ट करेगा वो एक मखसूस प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ, एक ही रिएक्टेंट के ऊपर दो डिफरेंट कैटालिस्ट काम कर रहे हों, उसके ऊपर रिएक्ट करें, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करें तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये चंद चीज़ें उसमें बताई गई। सरफेस एरिया का बताया हुआ है, जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ज़्यादा वो कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये था आज का चैप्टर 11। उम्मीद है एक ये आपका चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे वो लोग जो PPSC एग्ज़ाम देना चाहते हैं, FPSC या SS के लिए या MD कैट के लिए, ECAT के लिए, वो सारे इसको रिवाइज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।